लोग के बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं। आदिवासी से भैया शौकर भाई, देखो देखो कौन आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। हमारे समाज और हमारे समुदाय के बीच में आप अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर विजय मानेकर एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे हमारे मेहमान का। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में पूरे दुनिया के जो 80 देशों में जो आदिवासी है, लगभग 50 करोड़ अभी, तो उनके ह्यूमन राइट्स, उनके मानव अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए 9 अगस्त ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस होना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र ने डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले मैं 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की सारे गोंडवाना वासियों को, देशवासियों को और दुनिया के तमाम मानवों को बधाई देता हूं, जोहार कहता हूं, जय सेवा कहता हूं। आपके बीच देर से आने का कारण यह है कि भीमपुर में बड़ा प्रोग्राम था और एक्चुअली मैंने डेट भीमपुर के लिए दिया था। तो भीमपुर का बड़ा प्रोग्राम था और आपका भी बड़ा था, मुझे पता चला है अभी, तो मैं दोनों में कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन भीमपुर का बड़ा प्रोग्राम था और मुझे बहुत सारी बातें उधर करनी थी। तो इसलिए करनी थी क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी जो है, द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति महोदया ट्राइबल कम्युनिटी से बनी है और प्रधानमंत्री ये कह रहे कि हमने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। तो मैं ये देख रहा था कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या ये याद है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। तो मैंने बहुत चेक किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया कि देश के राष्ट्रपति को ये मालूम ही नहीं कि आज 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी है राष्ट्रपति महोदया ने। फिर मैंने देखा कि हमारे देश के प्रधान सेवक जो बहुत बातें करते हैं इधर उधर, जिनको मैं बुद्धू प्राइम मिनिस्टर कहता हूं इंडिया का, कृपा करके कोई बुरा ना माने बीजेपी वाले हो तो, क्योंकि अगर बीजेपी वालों में अगर सही में दम होगा तो उनका पूरा कैबिनेट विजय मानकर के आगे बैठा तो 1 घंटे में नेशनल टेलीविजन पे पता चलेगा। तो इसलिए मैं उनको, बीजेपी वालों को बुद्धू बोलता हूं। ये बुद्धू जनता पार्टी है, बीजेपी की बुद्धू जनता पार्टी। और मैं आज इसलिए बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, मुहर्रम की बधाई दी प्रधानमंत्री जी ने दी, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इवेंट है पूरे दुनिया का, ह्यूमन राइट्स का इवेंट है, 50 करोड़ आदिवासियों का इशू है। अरे धरती पर 70% पर्यावरण जिधर है उधर आदिवासी है। अगर आदिवासी नहीं होता तो ये धरती नहीं बचती थी, ये तक ये प्रधानमंत्री को नहीं माना। अब इनको मैं बुद्धू नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, बीजेपी वाले पूरा न माने। फिर मैंने देखा कि आपके चीफ मिनिस्टर जो है, क्या बोलते हैं आप प्यार से उनको, मामू मामू मामू, हाँ, तो प्यार से मामू। मैंने देखा मामू को याद आया क्या, तो देखा कि मामू को भी याद नहीं आया, आपके गवर्नर को भी याद नहीं आया। तो मैंने कहा यार ये तो हद हो गई। तो इसलिए मैं इनको बुद्धू जनता पार्टी बोल रहा हूँ। ये बहुत पार्टियों का नाम रखते हैं, मैं भी इनका नामकरण करता हूँ बीजेपी वालों का कभी कभी जो है। मैं कांग्रेस वालों जैसे डरता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का लीडर हूँ, क्योंकि मेरा जलवा देखा नहीं अभी इन्होंने। आपने एक स्लोगन लगाया ना, देखो देखो कौन आया, तो मैंने कहा यार ये कहता है मैं गिर का शेर हूँ, ये कहता है मैं गिर का शेर हूँ,
मैं कह रहा हूं मैं गोंडवाना का शेर हूं। मैं कह रहा हूं गोंडवाना का शेर हूं। एक बार अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो नेशनल टेलीविजन पे एक बार आ जाना और बैठ के डिबेट कर लेना, नरेंद्र मोदी पता चल जाएगा कि किसको ज्यादा आता है। पर आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस इंपॉर्टेंट है। आप लोग और एक स्लोगन लगा रहे थे, संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। पर आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं देश का सबसे विद्वान लीडर हूं। मेरी लाइब्रेरी देश की 3 सबसे बेहतर लाइब्रेरी में है और 2024 में शायद मैं संसद में चुनकर जाऊंगा। और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो विजय मानकर को मालूम नहीं है। इंडिया में पढ़ाई लिखाई में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मेरी शक्ति ज्ञान की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, कलम की शक्ति है। और फरसा पेन, पड़ा पेन, बुधाल पेन, हुजूर पेन, मरार बोंगा यानी प्रकृति की शक्ति है। किसकी शक्ति है? प्रकृति की शक्ति है। तो बुद्धि की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, कलम की शक्ति, प्रकृति की शक्ति जो मैंने आदिवासियों से समझी है और साइंस को बहुत ज्यादा समझा आगे तक। आज साइंस की बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन साइंस को बहुत ज्यादा समझा आगे तक। तो ये मेरी शक्ति है। 2024 में आपका अगर आशीर्वाद रहा, आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे से समझा और मुझे साथ दिया और वोट दिया। क्या दिया? वोट दिया। तो 2024 में मैं संसद में जाऊंगा और जिस दिन मैं संसद में जाऊंगा, कसम से बता रहा हूं, आज से रिकॉर्ड कर लीजिए, बीजेपी वालों को हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित का डांस कराऊंगा। किसके बेस पर? क्योंकि इनके पास एक भी नहीं विजय मानकर के आगे खड़ा करने के लिए, एक भी नहीं है, बता रहा हूं आपको। तो अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। आज मेरा भीमपुर के भाषण में मैंने सारी बातें डिटेल में बोली है और आज 10 से 12 पॉइंट का एजेंडा मैंने राष्ट्रपति मैडम के नाम और प्रधानमंत्री के नाम सेट किया। किसने सेट किया? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भाई हमने आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया, बार बार कह रहे कि हमने आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाया। तो मैं इनको कह रहा हूं कि भाई आदिवासी तो उनका अधिकारी सेफगार्ड नहीं हुआ है। उनके जल जमीन जंगल का जो मालिक आदिवासी है वो वास्तविकता में आज जल जमीन जंगल का मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? डिफेक्ट संविधान में है। आपको बताने वाला ये मैं पहला लीडर हूं। डिफेक्ट संविधान में। क्यों संविधान में डिफेक्ट है? जब संविधान हमारा बन रहा था 1948 में, आदिवासियों के बड़े लीडर थे, उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा, जो ऑक्सफोर्ड रिटर्न थे, ऑक्सफोर्ड से इकोनॉमिक्स में एमए हुए थे और शायद बड़े इकोनॉमिस्ट बने होते अगर उनको हॉकी से लगाव नहीं होता और इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने के लिए हॉकी टीम उन्होंने ज्वाइन नहीं की होती। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जयपाल सिंह मुंडा की कैप्टनशिप में मिला, आदिवासियों के कैप्टनशिप में मिला। आज भी देख लो कॉमनवेल्थ में जितने मेडल मिल रहे हैं, आधे तो आदिवासी जीत रहे हैं, आधे ओबीसी जीत रहे हैं। खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, कई क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। तो जयपाल सिंह मुंडा ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, संविधान बनते वक्त की बात बता रहा हूं आपको, कि हमें आदिवासी लिखा जाए संविधान में, इंग्लिश में एबोरिजिनल ट्राइब लिखा जाए। उस समय संविधान लिखने वाले व्यक्ति को इस बात की समझ नहीं थी कि भाई ये इस देश के आदिवासी है, मूल निवासी है और इनकी सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता के पहले सिंधु सभ्यता के पहले 50,000 साल पहले ये आदिवासियों की सभ्यता इस गोंडवाना में थी। इसलिए लोग कहते हैं ये भारत है, संविधान में है, भारत आया है। लेकिन मैंने एक बात कही, भारत से पहले गोंडवाना था, भारत से पहले गोंडवाना था। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस देता हूं।
एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जेनेटिक साइंसेस, पेलियोबायोलॉजी, इसको अगर आप उठा के पढ़ लेंगे तो आपको जब इंसान को अकल आई डेवलप होते होते तो आपको पूरे गोंडवाना में यानी पूरे इंडिया में कई साइट्स मिलेंगे। हम मध्य प्रदेश में खड़े हैं। मध्य प्रदेश में आप पचमढ़ी जाते हैं, जिसको आप पचमढ़ी बोलते हो पेनकमढ़ी है, उसको गोंडी में क्या बोला जाता है? पेनकमढ़ी। क्या है पेनकमढ़ी में? चौरागढ़ में क्या है? परसापेन। आप जिसे कहते हैं बड़ा देव, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बड़ा देव। कौन थे वो? शंभू माधव। कौन थे? शंभू माधव। क्या बताया? त्रिमंदसूल सरिते, त्रिमंदसूल सरिते यानी बॉडी, माइंड एंड मैटर का हार्मोनी प्रकृति में कैसे है, ये बताने वाले पहले लीडर 5000 साल पहले नहीं, 50,000 साल पहले। कितने हजार साल पहले? कौन थे? आदिवासी थे। फिर आप पेनकमढ़ी से चले जाइए भीमबेटका, आदमगढ़, हंथौरा, बगौर, मध्य प्रदेश के नाम ले रहा हूं। यूपी चले जाइए बिलाल वाली, गुजरात चले जाइए हरवन वैली, राजस्थान चले जाइए पुष्कर लेक, उसके बाद में आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव्स, मछलीपट्टम, आप चले जाइए तमिलनाडु में अतिरापक्कम, आप त्रिपुरा चले जाइए, आप मेघालय चले जाइए गारो हिल्स, आपको एक नहीं, महाराष्ट्र चले जाइए निवासा, आपको एक नहीं ऐसे 100-200 साइट्स मिल जाएंगे जिनका एज राखी गढ़ी, जो राखी गढ़ी की बात हो रही है, हरियाणा में राखी गढ़ी का जो सिंधु सभ्यता का साइट है, उससे कम से कम 40,000 साल पहले की एज है। कितनी एज है? 40,000 साल, यानी आज से लगभग 50,000 साल पहले ये आदिवासी, ये पहला इंसान था जिसने समझा कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, जो कुछ है प्रकृति है और इंसानियत है, और प्रकृति और इंसानियत के साथ जो पहला समाज सत्य हुआ वो दुनिया का आदिवासी है, वो गोंडवाना का आदिवासी है। तो जब जयपाल सिंह मुंडा ये कह रहे थे कि हमें एबोरिजिनल ट्राइब लिखो, हमें आदिवासी लिखो, उस समय में संविधान लिखने वाले ने इस बात को नकारा। अब उनको कितनी समझ थी ये मैं जरूर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि उनको एंथ्रोपोलॉजी नहीं मालूम थी, प्री हिस्ट्री नहीं मालूम थी, इसलिए सवाल मैं जरूर उठाऊंगा। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता, यदि अच्छे से ध्यान में सुनिए, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता तो दुनिया के अंदर दुनिया के लोग ये कहते थे कि नहीं ये आदिवासी ये तो प्रगत नहीं है, इनको समझ नहीं है। ये दुनिया के लोगों की सोच थी जो शहरों में आ गए, उनकी ये सोच थी कि आदिवासी को समझ नहीं है, ये प्रगत नहीं है पूरे दुनिया में। यहां तक कि गांधी जी ने भी आदिवासियों को गिरिजन माना, और ये आरएसएस बीजेपी के लोग वनवासी कहते थे कुछ दिनों तक के। अरे भाई, आप जिनको वनवासी कह रहे हो वो तो यहाँ के मूल निवासी है, वो तो यहाँ के आदिवासी है, वो है जिन्होंने गोंडवाना को बनाया है। इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, प्री हिस्ट्री को जाके देखो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1994 में इस बात को माना कि नहीं ये दुनिया के सबसे प्रगत लोग हैं। आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, प्यूर्टो चले जाइए, आप अफ्रीका चले जाइए, आप मेसो अमेरिका चले जाइए, आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, आपको हर जगह अभी एंथ्रोपोलॉजी में, प्री हिस्ट्री में, जेनेटिक साइंसेस में, पेलियोबायोलॉजी में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है कि लोकतंत्र के उदय का प्राथमिक अगर उदय कहीं है तो वो आदिवासी समाज में है। कहां पर है? स्त्री पुरुष समानता का कहीं पर अगर जीता जागता प्रतीक है तो वो कहां है? आदिवासियों की सभ्यता में है। सब मिल बांटकर समानता से रहना है, ये अगर कहीं संकल्पना है तो वो कहां है? किसके साथ, किसके समाज में है? बोलिए जल्दी। आदिवासी के समाज में। और पर्यावरण को धरती पर किसने जिंदा रखा? आदिवासी। और ये लोग कहते कि इनको तो जल जमीन जंगल से हम निकालेंगे। क्या कहते हैं? जल जमीन जंगल से निकालेंगे। पहले कहा कि संविधान में ये आदिवासी नहीं है, अबोरिजिनल नहीं है, पहली गलती की संविधान लिखने वालों ने। और बाद में जब संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन 169 को बनाया, पूरे दुनिया के लोगों ने माना,
कंट्रीज ने साइन किया, उसके उस समय बुरा मत मानिए कांग्रेस सरकार थी। तो आज राहुल गांधी जी को याद आई, मैं उनको बधाई देता हूं। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी तो अच्छे हैं, उनको याद तो आई कि आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, आज याद आई है। पर वो याद विजय मानकर की वजह से आ रही है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। और शायद विजय मानकर नहीं होते तो आज द्रौपदी मुर्मू भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बनी होती। ये बात भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि आदिवासियों का एजेंडा इंडिया में ऊपर लाने वाला 2013 से और उसके पहले 2008 से यदि कोई एक लीडर हो तो वो आपके आगे खड़ा हुआ है। नहीं तो 2008 और 2013 में आदिवासी की बात कोई करता नहीं था, केवल वोट लेके भूल जाते थे। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि मैं इंडिया को, भारत को ग्रेट गोंडवाना बनाऊंगा। मैं इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बनाऊंगा। तो क्या करने की जरूरत है? संविधान में इसका समाधान नहीं है। आप जो स्लोगन लगा रहे हैं ना, ठीक है, लगाने के लिए संविधान को रिस्पेक्ट करो, मैं वो नहीं कहता हूं, लेकिन संविधान में इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान है अंतरराष्ट्रीय कानून में, इंटरनेशनल लॉ में। दो आपको इंटरनेशनल कानून कोट करता हूं, जिसको अभी तक भारत सरकार ने साइन नहीं किया। ILO कन्वेंशन 169 एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007। क्या कहती है ये दो कानून? क्या कहते हैं? अच्छे से ध्यान दीजिए। लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। दिस 5 things this international law is saying. What it is saying? Land, territories, resources, culture and self identification. यानी जो जमीन है वो जमीन आदिवासियों की। टेरिटरी यानी जो क्षेत्र में रहते हैं वो टेरिटरी किसकी है? आदिवासियों की है। रिसोर्सेस, वन संपदा, खनिज संपदा, ये किसकी है? आदिवासियों की है। कल्चर यानी उनकी जो कल्चर है, जैसे आप कहते हैं हम प्रकृति को मानते हैं, हमारे टोटेम्स है, कोया पुनेम है, सरना है, डोनी पोलो है, ये कल्चरल आइडेंटिटी थी आदिवासियों की, ये आदिवासियों का अधिकार है। एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में बताएं। शॉर्ट में यदि मैं कहूं तो जल, जमीन, जंगल का मालिक कौन है, ये आप मुझे बताइए। आपकी आवाज सुन के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आदिवासी। जल, जमीन, जंगल का मालिक कौन है, आप बताइए। जल, जमीन, जंगल का मालिक कौन है? जल, जमीन, जंगल का मालिक कौन है? फिर अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, आदिवासी अमीर है या गरीब है देश में? कैसे? आदिवासी गरीब है। आज के तारीख में बताइए आप। वो तो दिल से अमीर है, संस्कृति से अमीर है, पर पैसे में अमीर है क्या, बताइए। पैसे से अमीर नहीं, दिल से अमीर है। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ और ये काम मुझे करना है। और मेरी बैग नहीं, बारिश में मैं आया हूं, नहीं तो मैं आपको बताया रहता सारा डॉक्यूमेंट गाड़ी में है। अच्छे से ध्यान में सुनिए। आदिवासी जिधर रहते इंडिया में, उधर 200 ऐसे जिले हैं जहां माइंस है। जिधर आदिवासी रहते हैं वहां इंडिया की 70% खनिज संपदा है। कितनी परसेंट? 70%। अगर मैं पैसे के हिसाब से बताऊं, 1000 लाख करोड़ रुपया। 1000 लाख करोड़ रुपया। मैं पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने संसद को 2 बिल बना के दिया। अभी वो कॉपी मेरे बैग में है। 2 बिल बना कर दिया। क्या वो बिल है? कि ये खनिज संपदा में कम से कम 15-20% शेयर होल्डिंग राइट आदिवासियों को मिलना चाहिए। कितना परसेंट कह रहा हूं? कम से कम। कितना कह रहा हूं? 15। अभी आपको हिसाब समझ में आ रहा है कि नहीं मालूम। मैंने एक दिन एक बात बोली है, हरदम भाषणों में बोली है कि जिस दिन मेरे बिल संविधान में आ जाएंगे या इंडिजिनियस राइट्स के, उस दिन अंबानी इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं होंगे, आदिवासी इस देश का सबसे अमीर इंसान होगा। आप कहोगे सर आंकड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूं। इंडिया का जीडीपी अभी जो है 2,47,000 करोड़ रुपीस लगभग है। यानी मोटे तौर पे 2.5 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद। और आदिवासियों के जमीन में 1000 लाख करोड़ है। अगर 1000 लाख करोड़ का 10% भी पकड़ा तो 100 लाख करोड़ किसके पास होगा? 20% पकड़ा तो 200 लाख करोड़ होगा।
अगर 25% पकड़ा तो 250 लाख करोड़ होगा। यानी आज इंडिया में जितना पैसा नहीं है उतना पैसा आदिवासियों को आ सकता है। ये मेरा संसद के बिल है जो मैंने दिया, इसकी कॉपी है, पैरा रीडर हो करने वाला। तो आज मेरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए थ्रू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एजेंडा सेट किया 12 पॉइंट का, और वो 12 पॉइंट पे मैं आज आपसे सम्मति लिया है, भीमपुर में आपसे भी ले रहा हूं। वो 12 पॉइंट पे मैं 9 अगस्त के डेट में राष्ट्रपति महोदया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जहां 10 राज्यों में जहां शेड्यूल्ड एरिया है और जहां 6 शेड्यूल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां के तमाम के सीएम्स को और गवर्नर्स को एक पिटीशन लिखने वाला हूं। और वो पिटीशन में 10 से 12 पॉइंट का एजेंडा मैंने बनाया है कि भाई बीजेपी के लोगों को मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि आप कह रहे हो हमने प्राइम मिनिस्टर अपने प्रेसिडेंट बनाया, ट्राइब को अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सही में आदिवासियों से प्यार है, अगर आपको सही में आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति को आपको उनको रिस्पेक्ट है, तो ये 12 पॉइंट मुझे करके दिखा दो। और यदि आपने नहीं किया तो याद रखना आपका पाला विजय मानकर से पड़ा हुआ। मैं आपको 24, 29, 34 जब तक ये काम नहीं होता, 20 साल मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और 20 साल तक मैं इतना डांस कराऊंगा आपको, इतना डांस कराऊंगा, जब तक इंडिया गोंडवाना नहीं बन जाता मैं तुमको डांस कराऊंगा इंडिया के अंदर में। शॉर्ट में आपको कहता हूं क्या एजेंडा फिक्स किया है। एक, भारत के संविधान में जो डिफेक्ट है उसमें संशोधन किया जाए, वो संशोधन करके जल, जमीन, जंगल और संस्कृति का मालिक आदिवासियों को बनाया जाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पेशा लॉ इज नॉट सफिशिएंट, पेशा कानून अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, वो भी संसद को बहुत देर से याद आया। अभी हमारे संसद, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, कल मैं भी संसद चले जाऊंगा, लेकिन हमारे संसद पढ़ते लिखते कम है और रोड पे ज्यादा खड़े हो जाते हैं। और इसके वजह से जब वो संसद जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि संसद में तो रोड का स्लोगन काम में नहीं आता, यहां तो पढ़ लिख के कलम चलाना पड़ता है, बुद्धि चलाना पड़ता है और बात करना पड़ता है, ये भूल जाते हैं। हमारे एमपी जो है, मैं मुझे मालूम है 750 एमपी जो है वो कैसे है, मैं जानता हूं, उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन यदि आप मुझे पूछोगे तो इंडिया में 25 भी एमपी नहीं है जिनको इंडिया में क्या करना है ये ठीक से मालूम है, 25 भी नहीं है। अरे मोदी इतना बात कर रहे हैं, अगर सही में तुमको अकल होती तो आज इंडिया चाइना और अमेरिका के बराबर खड़ा होता था। कहां खड़ा होता था? चाइना और अमेरिका के बराबर में, आगे नहीं तो कम से कम उनके आसपास खड़ा होता था। तुमको अकल नहीं है। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, सारे इश्यू में बाद में बोलूंगा, आज मैं केवल आदिवासी के एजेंडे पे बोल रहा हूं। क्या एजेंडा है? पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया जाए, उसमें जो है ये अधिकार लाए जाए। दूसरा, पेशा लॉ को अमेंड किया जाए, सेक्शन 4O में जो कहा गया है कि 6 शेड्यूल का मॉडल आना चाहिए जिले लेवल पर, 5th शेड्यूल एरिया में, उसको लाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 ZC जो कहती है कि भाई शेड्यूल्ड एरिया में अगर शहर बन रहे हैं तो वो शहर में म्युनिसिपैलिटीज ना बनाई जाए, वहां पर 5th शेड्यूल के हिसाब से जो है उसको मॉडल बनाया जाए, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में जो गैर अनुसूचित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं शहरीकरण करके, उससे आदिवासियों को जो बेदखल किया जा रहा है उसमें आदिवासियों के अधिकार मिले। सेम नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल एरियाज है वहां एफ्स्पा, आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी एक्ट को लगाकर वहां के आदिवासी क्षेत्रों में डिस्टर्ब एरिया बनाई गई, यानी जितना 15 से 20% एरिया है आदिवासियों का पूरे देश में, उसमें शहर बनाए जा रहे हैं। वहां मिलिट्री को ले जाकर जो है वो डिस्टर्ब एरिया बनाया जा रहा है। इसको जो है वो अमेंड करके चेंज किया जाए उन लॉस को। एक एजेंडा ये क्लियर हो गया। अब आगे की बात जो है, साथ में इस साल संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है, क्या थीम है आज का 9 अगस्त का? संयुक्त राष्ट्र ने कहा है भाषाएं, लैंग्वेजेस, और ट्राइबल लैंग्वेजेस दे आर वेरी रिच। ट्राइबल लैंग्वेज दे आर द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस। जब इंसान प्रकट हुआ 70,000 साल पहले, जब इंसान को अकल आई, उसके बाद जब 50,000 साल लगभग, जिसको अपर पैलियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है आर्कियोलॉजी के भाषा में, प्री हिस्ट्री के भाषा में अपर पैलियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, कल्चरल एफलोरेसेंस कहा जाता है। आप ये भिनबीट का चला जाइए, ज्यादा दूर मत जाइए, आपको पेंटिंग मिलेगी, कितने साल पुरानी है
कम से कम 25,000 साल पुरानी है भीमबेटका के अंदर में। आप पूरे यूरोप में चले जाइए, वर्दी वाली चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, ज्यादा दूर नहीं, आप पेनकमढ़ी के पहाड़ों में हर साल जाते हैं लाखों की मात्रा में। किसी दिन गुफा में जाइए और गुफा में देखिए, वहां पर आपको पेंटिंग मिलेगी, उसका फोटो खींचकर रिकॉर्ड बनाइए, वो इंपॉर्टेंट है पेनकमढ़ी के अंदर का। आपको ये दिखेगा कि ऐसे देश में 100 के ऊपर 150 के ऊपर साइट्स है जो सिंधु सभ्यता के पहले के, जिसको प्री हिस्टोरिक साइट्स बोला जाता है। आर्कियोलॉजी का लॉ को अमेंड करके ये तमाम साइट्स को इंडिया के प्री हिस्टोरिक इंडिजिनियस साइट्स ऑफ इंडिया करके डिक्लेयर किया जाए, ये एक एजेंडे का पार्ट है। मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। भाषाएं, गोंडी को 40 लाख से ऊपर लोग इंडिया में गोंडी बोलते हैं, 90 लाख से ऊपर लोग भीली बोलते हैं। संस्कृत केवल 16,000 लोग बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं? संस्कृत 8वीं अनुसूची में है। गोंडी और आप अगर भीली देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में नहीं, केवल संताली एक ही आदिवासियों की भाषा 8वीं सूची में है। तो ये भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाया जाए, पूरे आदिवासियों की जो भी है इंडिया में महत्वपूर्ण भाषा है, और उनको कल्चरल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया जाए, ये एक एजेंडे का पार्ट है। उसके साथ में भील दक्षिण राजस्थान, उत्तर पूर्व गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की 2-4 तहसीलें जो है वहां भीलों का वास है। 1 करोड़ के आसपास भील आदिवासी देश के अंदर में है। वो कई सालों से बोल रहे कि हमारा आदिवासी प्रदेश बनाइए, भील प्रदेश बनाइए। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। और आप राज्य बनाते वक्त आदिवासियों की टेरिटरी और डोमेन को ध्यान में रखकर भी राज्य बनाने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाए तो 3 से 4 आदिवासी राज्य नए बन सकते हैं इंडिया के अंदर में। ये एक एजेंडा को मैंने फिक्स किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। अपनी ताली नहीं बजाएगी, समझ रहे हैं आप? और आपसे मैं ये कह रहा हूं कि और 1-2 बड़े महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। क्या एजेंडा है महत्वपूर्ण जो है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तब इंडिया को संविधान लिखने वाले तथाकथित विद्वान को ये मालूम ही नहीं था कि यहाँ की सभ्यता सिंधु सभ्यता भी है, और सिंधु सभ्यता के पहले भी कोई सभ्यता थी यहाँ पर जो इतनी बड़ी आदिवासियों की सभ्यता है। उन तथाकथित विद्वान को मालूम नहीं था। तो जब संविधान सभा की डिबेट्स हुई और लोगों ने कहा कि भाई इंडिया के आगे क्या लिखा जाए, हिंदी में तो भारत लिखा गया। अब मैं आपको एक हिस्ट्री का स्केल बता रहा हूं, स्केल यानी पीरियड बता रहा हूं। सिंधु सभ्यता 5,000 साल पुरानी है। वैदिक सभ्यता केवल 3,600 साल पुरानी है, केवल 3,600 साल आज से। वो यूरेशिया से आए, बाहर से। पूरा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, आर्कियोलॉजी में। बाल्टिक सी, कैस्पियन सी के पास से होते हुए आपको जो यूरेशिया का बेल्ट है वहां से ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान होते हुए नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में एंटर हुए और वो यहां पर आए। वो मिक्सिंग हो गया, वो एक बात की बात है, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन भारत ये जो वर्ड है ये वेदों से लिया गया। भरत क्लान था, वहां से लिया गया, महाभारत से लिया गया, रामायण से लिया गया। लेकिन वैदिक सभ्यता केवल 3,600 साल पहले। मैं उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन केवल 3,600 साल पहले। सिंधु सभ्यता 5,000 साल पहले है और गोंडवाना की सभ्यता ये 50,000 साल पहले है। कितने हजार साल पहले? तो आप मुझे एक बात बताइए, भारत के पहले गोंडवाना था या गोंडवाना के पहले भारत था? पहले गोंडवाना। पहले अच्छे से बोलिए, गोंडवाना के पहले भारत था या भारत के पहले गोंडवाना था? भारत के पहले गोंडवाना। भारत के पहले क्या था? भारत के पहले क्या था? संविधान में क्या लिखा होना चाहिए? गोंडवाना। इंडिया दैट इज गोंडवाना। गोंडवाना। क्या लिखा होना चाहिए? इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज गोंडवाना। क्या लिखा होना चाहिए? इंडिया दैट इज गोंडवाना। गोंडवाना लिखना। आप स्लोगन लगाते भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय लगाओ, मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूं, लगाओ। वंदे मातरम बोलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अरे जब सबसे पहले गोंडवाना था तो कोई गोंडवाना की जय बोलेगा या नहीं बोलेगा? इंडिया के अंदर बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा या नहीं बोलेगा? तो बोलो गोंडवाना की, गोंडवाना की, गोंडवाना की, गोंडवाना की। तो अब जो है एक एजेंडा ये भी है कि मैं संविधान को अमेंड करके
इंडिया दैट इज गोंडवाना लिखाना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? इंडिया दैट इज। और भी है 2-4 एजेंडा, लेकिन आज नहीं बोल रहा हूं, कुछ अगले 9 अगस्त के लिए भी छोड़ रहा हूं। मेरे साथी है यहां, और इलेक्शन लड़के हो सकता है कि मैं पार्लियामेंट 24 में चले जाऊं। कुछ एजेंडा वहां बचा के रखा है, काहे के लिए? 24 के लिए। और भी कुछ एजेंडा है मेरे माइंड में आदिवासियों का, क्योंकि आदिवासियों को मैं इसलिए सबसे ज्यादा मानता हूं क्योंकि पूरे दुनिया में आदिवासी ने कहीं चोरी नहीं की, कहीं डाका नहीं डाला, कहीं महिलाओं का शोषण नहीं किया, कहीं किसी को तकलीफ नहीं दी, खुद तकलीफों में रहा जंगल पहाड़ों में, लेकिन प्रकृति और मानवता के साथ रहा। इसलिए मैं आदिवासी समाज को दुनिया का और देश का सबसे अच्छा समाज मानता हूं। तो इसलिए आप जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदुत्व आपका बहुत जूनियर है मोदी जी और भागवत जी। आपका हिंदुत्व जो है वो बहुत जूनियर है इंडिया में, और उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उस पर आज मैं बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इंडिया को मुझे ग्रेट गोंडवाना बनाना है। क्या बनाना है? इंडिया को क्या बनाना है? रात को मैं जाऊंगा, लिखना चालू करूंगा। 9 अगस्त के डेट में मैं पिटीशन बनाऊंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, और प्राइम मिनिस्टर और बाकी चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को दूंगा। और ये 10-12 पॉइंट का एजेंडा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा इंडिया में जब तक ये काम पूरा नहीं होता। अब आप मुझे बताइए ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको 1000 लाख करोड़ में कम से कम 20% का शेयर चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो इतने धीरे मत बोलो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को थोड़ा कम सुनाई आता है। क्या सुनाई आता है? कम सुनाई आता है। वो हमारे प्रधानमंत्री की गजब की चीज है, केवल मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? मैंने एक दिन बोला है यार, कभी अकल की बात भी तो कर लिया करो, कभी अकल की बात भी कर लिया कर। कुछ भी बोलता है इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई बोलना ही था तो बोलना था। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना एंड ग्रीस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलना था। करेगा क्या बेचारा? पढ़ा लिखा कर नहीं, डिग्री विग्री है नहीं, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, इधर उधर जाके स्लोगन लगाता है। और विजय मानकर जैसा कोई लीडर दिख जाता तो मन की बात चुप हो जाती है, बाद में मौन व्रत धारण कर लेते। बात करने का करेज नहीं है। डेमोक्रेसी में तो बात होती है, तो इनको डिबेट डिस्कशन करने की इनकी कुव्वत नहीं है, इनमें कैपेसिटी नहीं है। ये बुद्धू जनता पार्टी है। कौन सी पार्टी है? बुद्धू जनता पार्टी। बोल देना आज आया मानकर साहब, पूरे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान को बोल देना। और केवल बोल नहीं रहा हूँ, 23 के चुनाव में यहाँ लड़वा रहा हूँ, 24 में लड़वा रहा हूँ, और यहाँ पर जो तो आप लोगों ने किया ना, उसको आपको बैलेंस करूंगा यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के अंदर। मैं बोल देना, समझ रहे हैं? आप भी संदेश दे देना उधर में, ऊपर में, समझ रहे? बहुत कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश में। इनकी सरकार 23 में चेंज हो सकती है। वो तो उद्धव जी को मालूम नहीं था कैसे इसको किया जाता है, तबीयत खराब थी। अदरवाइज वहां सरकार नहीं जाती थी। महाराष्ट्र में भी नीतीश कुमार देखो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इनको टैकल करने के बहुत फॉर्मूले हैं। इनको अकल है ऐसा नहीं है, अकल सब लोगों को है, आता है, लेकिन कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो आज मैं पॉलिटिक्स पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये काम करने के लिए मेरे गोंडवाना के साथियों, मेरे गोंडवाना समाज के लोगों, देश के आदिवासियों, देश के बाकी सुजान साथियों, ये काम जब तक संविधान में नहीं होगा, बाकी पैसा लॉ अमेंड नहीं होगा, पैसा रूल्स नहीं बनेंगे, MMDRA एक्ट 1957 एंड DMF रूल्स अमेंड नहीं होंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट अमेंड नहीं होगा, पंचायती राज अधिनियम अमेंड नहीं होंगे, लैंड रेवेन्यू कोड अमेंड नहीं होगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को ठीक से अमेंड नहीं किया जाएगा, और भी पेरिफेरल सब्सिडरी लॉस को जब तक अमेंड नहीं किया जाएगा, और ये नीति को जब तक संविधान के माध्यम से, जो संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन में कहा 169 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007, और उसमें कई और राइट्स को मैंने जोड़ के पूरे दुनिया का स्टडी करके लाया है। ये काम जब तक नहीं होगा तो मैं दुख से आपके बीच में मैं लेट आया, लेकिन भीमपुर का प्रोग्राम यदि मैं उसको ही डेट दिया था, अगर वहाँ का प्रोग्राम नहीं होता तो शायद मैं यहाँ बहुत पहले आता था और आप लोगों को और भी गाइड करता था। लेकिन कोई बात नहीं, बैतूल जिले में और बड़ा प्रोग्राम करने की तैयारी कीजिए, और लोकसभा का सांसद एक मेरे विचारों वाला जिताने की कोशिश कीजिए। किसके विचार का बनाना है? अभी कौन सांसद है आपके बैतूल पार्लियामेंट के? क्या नाम है उनका? उइके जी। अच्छा, उइके जी ने कभी ऐसी बात बताई क्या? अच्छा, ऐसा कोई बिल दिया क्या संसद को?
अभी कभी ऐसा पिटीशन दिया क्या? तो ठीक है, आदिवासी है कोई बात नहीं, पर आपको ऐसे आदिवासी चाहिए जो ये आदिवासी के अधिकारों को और संस्कृति को सुरक्षित कर सके, इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बनाना चाहिए, या ऐसे आदिवासी चाहिए जो बीजेपी में जाके मुंह बंद कर लेते हैं? कैसे आदिवासी चाहिए आप बताइए मुझे? बोलने वाला। कैसा आदिवासी चाहिए? बोलने वाला, करने वाला, सोचने वाला, लिखने वाला और इंडिया को बदलने वाला, ऐसा आदिवासी जो है। क्योंकि बदलाव आता है, किससे बदलाव आता है? मैं बार बार कहता हूं, बदलाव आता है, बदलाव आता है बुद्धि चलाने से। किससे बदलाव आता है? बुद्धि चलाने से। बदलाव आता है कलम चलाने से, और बदलाव आता है बटन दबाने से। किससे आता है? 3 चीजें ध्यान में रखो। ईवीएम को बदलना है, वो बात का एजेंडा है, लेकिन बैलेट से लाना है चुनाव, उसके लिए भी मैंने 10 बिल दिए। फिर भी मैं कह रहा हूं, अभी के लिए याद रखो, बदलाव आता है बुद्धि चलाने से, कलम चलाने से और बटन। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और अपनी महान सभ्यता को ध्यान में रखिए। इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बनाना, ये 12 एजेंडे को पूरा करना है।